Hey everyone, again welcome to my YouTube channel Function Fan Fiction Explanation। तो आज मैं आपके साथ लैंस नेवर गिव अप ऑन हिज ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर पार्ट को हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि सभी लोग मिलकर हमारे वांग जी एंड विंग को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो नहीं मिले और किसी तरह वांग जी एंड विंग बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। उन सब के जाने के बाद लायन सेचन और वो सभी मिलकर नाश्ता कर रहे थे। मॉर्निंग का टाइम था। फिर जो बोल सकते हैं लायन सेचन थे, वो सबकी बातें सुनकर बोलते हैं कि वांग जी विजिंग को पसंद करता है। ये सुनते ही सभी लोग शॉकिंगली लायन सेचन को देखते हैं और जो मिमी थी वो तो जूस पी रही थी, वो उसके गले में ही अटक जाता है और वो बोलती का क्या क्या सच में वांग जी गग्गप को पसंद करते हैं। ये सुनने के बाद लायन सेचन बोलते कि हाँ जरूर। तभी जैंग चेंग उनके पास आता है और बोलते हैं क्या सच में वो विंग को पसंद करता है। लायन से चैन उन सब की ओर देखते हैं। तभी नीहू सैंग बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, वांग जी ने तो मुझसे कहा था कि वो विंग को पसंद नहीं करता है, तो अब ये कैसे हो गया, इसीलिए तो वो शादी से भागा था। ये सुनने के बाद जिन जूशन बोलता है कि तुम सब लोग चुप करो एंड इन्हें बोलने दो। इसके बाद लायन से जन सबको देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ वांग जी विंग को पसंद करता है। और ये बात मैं बताऊं कैसे बोल सकता हूँ, आप सबको शायद पता नहीं होगा कि वांग जी को स्किन कांटेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो दूसरों का टच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है और न ही किसी और को टच करता है। लेकिन आपने शायद देखा नहीं कि वांग जी किस तरह से विजिंग को प्रोटेक्ट कर रहा था। जब तक वो किसी को टच नहीं करता, जब तक वो उसके लिए फीलिंग न रखता हो, वांग जी विजिंग को पसंद करता है। ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक थे एंड किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो दोनों एक दूसरे से मिले कैसे। लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब ये बात सच थी कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद सभी लोग उठकर अपने अपने रूम्स में जाने लगते हैं। लायन से चैन जो अपने रूम की ओर ही जा रहे थे, लेकिन वो कुछ सोच रहे थे। उन्होंने वांग जी की आंखों में वेइंग के लिए प्यार साफ साफ देखा था, लेकिन इसके साथ एक और चीज भी थी जो कि वांग जी की आंखों में साफ साफ दिख रही थी। वो था वेइंग को लेकर पजेसिवनेस, उसे लेकर एक जुनून जो कि वांग जी को किसी भी हद तक उतार सकता है। और यही चीज लायन सेजन को और भी वरिड फील करा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा हो क्या गया कि जिस वजह से वांग जी इस तरह से बिहेव कर रहा है। लेकिन ये ठीक ही था कि वांग जी की वीजिंग से शादी तय हो चुकी है, तो अब उन्हें लगता है कि सभी चीज़ें आराम से हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी ही उनकी शादी तय है, तो फिर सभी चीज़ें स्मूथली हो जाएगी। अब ऐसे ही करके धीरे धीरे करके आज का दिन भी पूरा ढल गया और रात हो गई। अब हम वांग जी और वी यिंग को देखते हैं जो कि होटल रूम के अंदर बैठकर काउच पर मूवी देख रहे थे और दोनों अपने प्लेटों में लेकर खाना खा रहे थे। हमारे वांग जी को वी यिंग ने आखिरकार बिगाड़ ही दिया। जहाँ हमारा वांग जी कितना एलिगेंट था, डाइनिंग टेबल पर बैठकर बिना बात किए हुए खाना खाता था, आज वही पर्सन ऐसे काउच पर बैठकर मूवी देखते हुए बातें करते हुए खाना खा रहा था। सच में वी यिंग ने तो उसे पूरा बिगाड़ दिया। संगत का असर इतना जल्दी हो जाता है ना। ऐसा ही हुआ है। वांग जी बस विंग को देख रहा था जो कि मूवी को देखकर स्माइल करते हुए चॉपस्टिक से खाना खा रहा था और उसके फूले हुए चिक्स वांग जी को और भी ज्यादा वीजिंग के लिए अट्रैक्टिव फील करवा रहे थे। वांग जी अपने मन में बोलता है कि वीजिंग तुम बहुत क्यूट हो, बहुत प्यारे लगते हो ऐसे खाना खाते हुए भी। ये बोलकर वांग जी बस वीजिंग को देखता जा रहा था। वहीं वीजिंग मूवी को देखते हुए बोलता है कि ये मूवी सच में बहुत अच्छी है। मैं इस मूवी को 3 बार देख चुका हूँ, लेकिन अभी भी ये मूवी मुझे नई की तरह लग रही है। सच में ये बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी मूवी है। वांग जी इस बात पर नोट करता है और तभी वांग जी अपने हाथ को वीजिंग के लिप्स के कॉर्नर पर लेकर जाता है, तो वहाँ पर कैचअप लग गया था। वांग जी अपने थंब से वीजिंग के लिप्स के कॉर्नर को साफ करता है और फिर उसे देखता है। वहीं वीजिंग भी वांग जी के साथ अब पूरी तरह से कंफर्टेबल था। उसे वांग जी के साथ कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं होती थी। वो बहुत ही अच्छे से वांग जी के साथ घुल मिल गया था और अब उसे वांग जी की कंपनी बहुत ही अच्छी लगती थी, तो इसीलिए वो पूरी तरह से वांग जी के साथ एंजॉय कर रहा था। और अब दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज भी आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ हमें एक डार्क रूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें लायंस जोई था। वो फोन पर चिल्लाते हुए बोलता है कि ढूंढो उसे, ढूंढो, अगर वो नहीं मिला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर वो गुस्से में अपना फोन फिर दीवार पर फेंक कर मारता है और बुरी तरह से चिल्लाने लगता है और बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, मुझे नफरत है तुमसे, मुझे नफरत है तुमसे लायन वांग जी। मुझे घिन आती है तुमसे कि तुम मेरे भाई हो, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया मेरा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें मेरे प्यार वेइंग को छीनने नहीं दूंगा। वहीं जो गार्ड बाहर खड़े हुए थे वो डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बॉस गुस्से में कुछ भी कर सकता है। ये सब चिल्लाते हुए लैन से जोई बोल रहा था और वो बोलता है कि तुमने हर एक चीज मुझसे छीनी है लैन वांग जी, लेकिन इस बार मैं तुमसे मेरे विजिंग को नहीं छीनने दूंगा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जिस अल्फा के साथ विजिंग घूम रहा है वो कोई और नहीं लैन वांग जी है।
और लैन वांगजी का नाम सुनते ही सिजुई का पारा हाई हो चुका था, क्योंकि वो अपने भाई लैन वांगजी से बहुत नफरत करता है। इतनी नफरत कि अगर वो उसके सामने आए तो शायद वो उसे मार ही डाले। ये सब चीज़ें सोचकर ही वो गुस्सा हो रहा था और चिल्लाते हुए बोलता है लैन वांगजी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा तुम्हें, मार डालूंगा। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है और अब तुम मेरे सामने आते ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने सब कुछ छीना है लेकिन वी जिंग को नहीं। तुम मेरे प्यार को मुझसे नहीं छीन सकते हो। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि तुम कहाँ हो, उसके बाद तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिजुई को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपने रूम में पड़े हुए हर एक सामान को तोड़ रहा था, पूरे सामान को इधर से उधर फेंक रहा था। तभी उसके हाथ में एक वाज आता है, वो उठाकर वाज को बाहर फेंक देता है, जो कि एक गार्ड के सर पर लगता है, कांच विंडो को तोड़कर। ये देखकर सभी गार्ड शौक रह जाते हैं और वो गार्ड वहीं नीचे फ्लोर पर गिर जाता है, क्योंकि वो उसके सर पर लगा था। थोड़ी देर के बाद सिजुई अपनी गन निकालकर अपने ही गार्ड्स को मारने लगता है और उनमें से एक गार्ड मैंग्याओ को कॉल करके बुलाता है। मैंग्याओ जैसे वहां पर आता है तो शौक रह जाता है, क्योंकि सिजुई ने अपने ही 4 गार्ड को मार दिया था। ये देखकर मैंग्याओ पहले तो शौक था, लेकिन फिर वो कैसे भी करके लैन सिजुई के पास जाता है, उसे शोल्डर से पकड़ता है और बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो। तो वो बोलते हैं कि हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, बिल्कुल पागल हो गया हूँ। मुझे नफरत है वांगजी से, मुझे नफरत है उससे। तुम्हें पता है वो मेरे विंग के साथ घूम रहा है, वो मेरे विंग के करीब है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा मैं उस लैन वांगजी को। ये सुनते ही मैंग्याओ अपने मन में बोलता है, लैन वांगजी, हाँ, ये वही है जिनकी वजह से मेरे फ्रेंड ने इतना सफ़र किया है। उस लैन वांगजी की वजह से ही मेरे फ्रेंड ने सब कुछ खो दिया। उस लैन वांगजी ने उससे सब कुछ छीन लिया, तो ये उनकी ही गलती है। मुझे भी उनसे नफरत है, जिनकी वजह से मेरे फ्रेंड ने इतना सफ़र किया है। इसीलिए शायद मेरे फ्रेंड की आज ये हालत है कि वो वांगजी से इतना नफरत करता है। मैं भी उनसे उतनी ही नफरत करता हूँ कि उनकी वजह से मेरा फ्रेंड आज इस हालत में है, और मैं उन सबको ढूंढ निकालूंगा। मैंग्याओ ये सब चीज़ें बोलता है। वहीं लैन सिजुई पूरी तरह से पागल हो चुका था। मैंग्याओ अच्छे से जानता है लैन सिजुई और उसकी फैमिली को। वांगजी लैन सिजुई का कज़न ब्रदर है और वांगजी से 4 साल बड़ा भी है। आज से कुछ साल पहले जो सिजुई के मॉम डैड थे, उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली थी। जो लैन सिजुई के डैड थे वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन जो सिजुई की मॉम थी वो बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी। उन्होंने एक नॉर्मल ओमेगा गर्ल से शादी कर ली थी। कुछ टाइम के बाद सभी फैमिली इस चीज़ पर अग्री हो गए थे एंड उन्होंने उनकी शादी भी अटेंड की थी। कुछ टाइम के बाद सिजुई का बर्थ हुआ और सभी लोग मिलकर जो है उनके घर पर आए और उन्हें वेल विशेस भी दी। उस टाइम सिजुई धीरे धीरे करके ग्रो करता गया और आज से लगभग 10 साल के बाद, यानी सिजुई जब 10 साल का था तब उसके डैड और मॉम की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। लैन फैमिली ने मिलकर सिजुई को ढूंढना भी चाहा, लेकिन उनके लाख ढूंढने पर भी लैन सिजुई उन्हें नहीं मिला। लैन सिजुई को उसकी मॉम के एक अंकल ने किडनैप करके उसे अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि वो एक माफिया था तो उसके लिए सभी चीज़ें आसान थी और उसने लैन सिजुई को सबसे छुपा दिया। माफिया होने की वजह से लैन सिजुई भी सेम ऐसे ही करता गया और वो अपने माफिया अंकल के साथ बड़ा होता गया। उसके जो माफिया अंकल थे वो सिजुई से बहुत प्यार करते थे और सिजुई भी अपने अंकल से बहुत प्यार करता था। जब धीरे से वो बड़ा हुआ तब उसे पता चला कि उसके मॉम डैड की डेथ जो है वो एक्सीडेंट में हुई थी और वो भी एक्सीडेंट करवाया गया था बदले की वजह से। उसके बाद से ही सिजुई ने डिसाइड कर लिया था कि वो माफिया का सहारा लेगा और अपने मॉम डैड के कातिल को ढूंढ निकालेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसके अंकल की भी डेथ हो गई एंड इस चीज़ ने सिजुई को पूरी तरह से बदल दिया। सिजुई पूरी तरह से पागल हो चुका था एंड वो पूरी तरह से ये बोलें कि हार्टलेस बन चुका था। किसी को भी मारने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा एंड उसने सेम ऐसा ही किया। अब बस वो लैन फैमिली से बदला लेना चाहता था अपने मॉम डैड एंड अंकल की डेथ का, क्योंकि उसे तो यही लगता था और वो ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके करने लगा। वो चाहता था कि लैन फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए और उसने धीरे धीरे करके ये सब करना शुरू कर दिया और खुद वो माफिया किंग बन गया और सभी लोग उससे डरने लगे थे। वहीं मैंग्याओ ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसे सिजुई की आवाज़ आती है। मैंग्याओ सिजुई को देखता है और अपनी सोच से बाहर आता है। सिजुई बोलता है कि मुझे मेरा वी यिंग चाहिए और उस लैन वांगजी को ढूंढो उस लैन वांगजी को। ये सुनने के बाद मैंग्याओ बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे और तुम पहले अपना ट्रीटमेंट करो, देखो तुम्हारे हाथ से ब्लीडिंग हो रही है। इसके बाद मैंग्याओ उसके हाथों की अच्छे से बैंडेज करता है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम उस वांगजी को ढूंढ लेंगे और उस लैन वांगजी को तुम्हारे पास लेकर आएंगे। उसके बाद तुम्हें जो करना है वो कर लेना। ये सुनकर सिजुई स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखना कि मेरे वी यिंग को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सुनने के बाद मैंग्याओ बोलता है कि ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा और चिंता मत करो, जल्दी ही हम वी यिंग को ले आएंगे और उस वांगजी को तुम्हारे सामने लाएंगे, ठीक है।
ये सुनने के बाद फिर जूही बोलता है कि ओके ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वी जिंग को मॉर्निंग हो चुकी थी अब, और वी जिंग जो था वो काउच पर ही सो गया था। वी जिंग धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए उठता है और वो अपनी आइज़ को रब करता है। तभी उसे याद आता है कि कल रात को वो टीवी देखते देखते ऐसे ही सो गया था काउच पर। वांग जी जो था वो बस बाथरूम की ओर अपने कपड़ों को लेकर जा ही रहा था। तभी अचानक से वी जिंग की नज़रें वांग जी पर जाती है जो कि बाथरूम की ओर जा रहा था। लेकिन वांग जी अचानक से रुक जाता है, पर वो पीछे टर्न होकर देखता है तो वी जिंग उठ गया था। वांग जी बोलता है ओह तो तुम उठ गए। वी जिंग यॉर्निंग करते हुए बोलते कि हाँ। वांग जी बोलता ओके गुड मॉर्निंग। वी जिंग देखता है और बोलता हाँ गुड मॉर्निंग। वांग जी फिर स्माइल करते हुए वॉशरूम की ओर चला जाता है और जाते टाइम वो वॉशरूम के डोर पर रुककर एक बार पीछे मुड़कर वी जिंग को देखता है। वी जिंग देखता है कि वांग जी के फेस पर स्माइल है। वी जिंग को लगा कि जैसे वांग जी कुछ करने वाला हो, लेकिन वो इग्नोर करता है। वांग जी वॉशरूम में चला जाता है और थोड़ी ही देर के बाद वी जिंग को एक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सुनते ही वी जिंग डर जाता है और वो भागते हुए वॉशरूम के पास आता है और बोलता लैंसन लैंसन क्या तुम ठीक हो। वी जिंग बिना सोचे समझे ही वॉशरूम का डोर ओपन करता है और अंदर आता है तो देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। वी जिंग अंदर जाते हुए बोलता लैंसन, क्योंकि उसे लैंसन कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक से कोई वी जिंग का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम की वॉल पर पिन कर देता है। वी जिंग देखता है तो उसके सामने वांग जी था। वी जिंग बोलता हाँ थैंक गॉड तुम ठीक हो, मुझे लगा कि तुम गिर गए होगे। वांग जी बस वी जिंग को वॉल पे पिन करके उसी की ओर देख रहा था। वी जिंग ने कहा कि तुम ठीक हो। वांग जी ने अपना सिर ना में हिलाया। ये सुनने के बाद वी जिंग बोलता कि क्या हुआ, क्या तुम्हें चोट लगी है। वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाता है तो वी जिंग बोलता कहाँ चोट लगी है तुम्हें। वांग जी अपने चेस्ट की ओर पॉइंट करता है। वी जिंग जब देखता है वहाँ पर तो वी जिंग ब्लश करके अपने फेस को साइड कर लेता है, क्योंकि वांग जी ने अपने चेस्ट की ओर इशारा किया था। और जैसे ही वी जिंग ने वांग जी की बॉडी को देखा तब वो पूरी तरह से ब्लश करने लगा, क्योंकि वांग जी ने सिर्फ अपने पैंट को पहना हुआ था। उसकी अपर बॉडी पूरी तरह से नेकेड थी और वी जिंग के सामने वांग जी के सिक्स एप अच्छे से दिख रहे थे। वी जिंग अपने फेस को साइड किए हुए रखता है और वो वांग जी की ओर नहीं देखता। वांग जी बोलता वी जिंग अपने फेस को धीरे धीरे करके वांग जी की ओर टर्न करता है। वांग जी वी जिंग को देखकर बोलता है कि वी जिंग तुम यहाँ पर क्यों आए थे। ये सुनकर वी जिंग बोलता है कि वो मैं यहाँ पर इसीलिए आया था, मुझे लगा कि तुम गिर गए होगे और तुम्हें चोट लगी होगी। ये सुनकर वांग जी बोलता है ओह अच्छा, तो इसका मतलब है तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। ये सुनने के बाद वी जिंग ब्लश करते हुए अपने फेस को जो है साइड कर लेता है। वांग जी स्माइल करता है और वो वी जिंग से दूर होकर जल्दी से शावर को ऑन कर देता है। उन दोनों की बॉडीज़ पर पानी गिरने लगता है। वी जिंग की जो बॉडी थी वो अब अच्छे से दिखने लगती है, क्योंकि वी जिंग ने वाइट कलर का पजामा पहना हुआ था सिल्की कलर का, जिस वजह से उसकी बॉडी शो ऑफ हो रही थी। और ये चीज़ वी जिंग को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रही थी। वांग जी वी जिंग की और भी क्लोज आता जा रहा था। वो अपने सेंसेस को खोता जा रहा था वी जिंग को देखकर, क्योंकि पानी गिरने की वजह से वी जिंग ने जो कपड़े पहने हुए थे वो उसकी बॉडी पर पूरी तरह से चिपक जाते हैं, जिसके बाद उसकी बॉडी पार्ट्स विजिबल होने लगते हैं वाइट कपड़े की वजह से, जिसमें गीला होने की वजह से वी जिंग के बॉडी पार्ट्स दिख रहे थे। और वांग जी क्रेजी हो रहा था। वांग जी बस वी जिंग की पूरी बॉडी को देखता जा रहा था। तभी अचानक से वांग जी का जो अल्फा था वो उसके ऊपर हावी हो जाता है और वांग जी वी जिंग को देखता है। वांग जी की आंखें जो है गोल्डन में चेंज हो जाती हैं और वो वी जिंग को देखता है। वांग जी का अल्फा काफ़ी देर से टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा था। लेकिन अब उसे ही चांस मिल गया था। इसके बाद वो देखता है वी जिंग को। वी जिंग ने अपनी फेस को साइड किए हुए था। ये देखकर उसका अल्फा और भी ज़्यादा अग्रेसिवनेस फील करता है। फिर वो धीरे धीरे करके वी जिंग के क्लोज आता है। वी जिंग के क्लोज आने के बाद वो उसके नेक पर उसे एक सॉफ्ट किस करता है, जहाँ पर उसने पहले किया था। और इस चीज़ से वी जिंग के माउथ से आवाज़ निकल जाती है और इससे उसका अल्फा और भी ज़्यादा अग्रेसिवनेस फील करता है। फिर वो वहीं पर वाइट करता है, जिससे वी जिंग और भी ज़्यादा आवाज़ निकालता है और ये चीज़ उसे पागल बना रही थी। वांग जी वी जिंग की बॉडी को छूना चाहता था। वी जिंग भी वांग जी के टचेस की वजह से पूरी तरह से चेंज होने लगता है। उसकी बॉडी पर भी अपना कंट्रोल नहीं रहता और वो भी वी जिंग वांग जी को देखने लगता है। थोड़ी देर के बाद वी जिंग भी अपने बोल सकते हैं नेक पर उसकी टचेस को फील करने लगता है और ये चीज़ पूरी तरह से वी जिंग को आउट ऑफ कंट्रोल कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो रूम था उसके बाहर कोई नॉक करता है। ये चीज़ वांग जी ने सुनी थी, लेकिन उसने इग्नोर कर दी। वहीं वी जिंग इस चीज़ को नहीं सुन पाया था। वांग जी बस वी जिंग के नेक पर उसे किस करता जा रहा था। उसके नेक पर किस करने के बाद वांग जी की नज़रें वी जिंग के लिप्स पर जाती हैं और जैसे ही उसकी नज़रें वी जिंग के लिप्स पर जाती है तब वो बहुत ही ज़्यादा mesmerize हो जाता है। वी जिंग के लिप्स बहुत ही ज़्यादा पिंकिश थे और अट्रैक्टिव अपनी ओर फील करा रहे थे।
ये चीज़ वांग जी को पागल बना रही थी। वांग जी धीरे-धीरे करके वीइंग के लिप्स की ओर आगे बढ़ने लगता है उसे किस करने के लिए। इससे पहले कि वो उसे किस कर पाता तभी अचानक से वीइंग दोबारा से नॉक होने की वजह से होश में आ जाता है और वो वांग जी को खुद से दूर करता है और जल्दी से वो वांग जी को देखता है। वांग जी वीइंग को देखता है और बोलता है वीइंग, और ये हँस की वॉइस सुनते ही वीइंग की पूरी बॉडी काँप जाती है। वांग जी ने इससे पहले भी ऐसा ही किया था, जिस वजह से वो पूरी तरह से शिवर करने लगा था। लेकिन वांग जी को वीजिंग साइड करके जल्दी से रूम के अंदर आता है और डोर को बंद कर देता है। वांग जी वहीं वॉशरूम के डोर पर चुपचाप खड़ा होकर देखता रहता है। उसे पता भी नहीं चला कि कब वीजिंग वहां से चला गया। वीजिंग जल्दी से अपने आप को ठीक करता है और उसकी ब्रीथिंग बहुत ही हैवी थी। वो भी समझ नहीं पा रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ वो क्या था। वीजिंग पूरी तरह से अपने आप को मेस्मराइज फील करता है। वीजिंग जल्दी से उठकर अपने रूम में चलना चाहता है। वहीं वांग जी जो था वो वॉशरूम की डोर ओपन करके अंदर आता है और फिर वो जाकर डोर को ओपन करता है तो देखता है कि वहां पर एक ऑफिस जो मतलब होटल की स्टाफ थी गर्ल वो खड़ी हुई थी एंड वो एक ओमेगा थी। एंड वांग जी गुस्से में उस ओमेगा गर्ल को देखता है। ये देखकर वो ओमेगा गर्ल पूरी तरह से डर जाती है जो कि स्टाफ मेंबर थी, क्योंकि उसे पता चल रहा था कि वांग जी के ऊपर उसका अल्फा हावी है। क्योंकि वो एक ओमेगा थी इसीलिए वो समझ सकती थी। उस लड़की ने डरते हुए कहा कि सर, हमारे होटल के 50 साल पूरे हो गए हैं। इस खुशी में हमारे ओनर ने आज एक नाइट को पार्टी रखी है। बस मैं आपको उस पार्टी का इनविटेशन देने आई हूँ हमारे ओनर की तरफ से। प्लीज़ आप आइएगा ज़रूर। वांग जी घूर कर उस ओमेगा गर्ल को देखता है जिससे वो ओमेगा गर्ल और भी डर जाती है। इसके बाद वांग जी उस ओमेगा गर्ल के मुंह पर ही डोर को बंद कर देता है और वो ओमेगा गर्ल स्टिफ वहीं पर खड़ी रहती है। तभी अचानक से एक और गर्ल उसके पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है कि क्या हुआ। तभी अचानक से वो गर्ल डर जाती है एंड पीछे पलट कर देखती है तो वहां पर एक और स्टाफ गर्ल थी। फिर वो अपने सेंस में वापस आती है और बोलती है हाँ सच में। तो वो बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतने डर क्यों गई थी। ये सुनने के बाद वो गर्ल बोलती है कि तुम्हें पता है 9 नंबर रूम के अंदर एक अल्फा है जो कि बहुत हैंडसम है, लेकिन हैंडसम होने के साथ वो बहुत डरावना भी है। ये सुनने के बाद वो दूसरे स्टाफ गर्ल बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैंने भी काफ़ी सारे स्टाफ से सुना है कि रूम नंबर 9 के अंदर जो अल्फा है वो बहुत हैंडसम है और बहुत हॉट भी है, लेकिन वो बहुत डरावना है। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि उसके साथ एक ओमेगा भी है जो कि बहुत प्रिटी है। वो अल्फा हमेशा उसके आसपास रहता है और किसी को भी उसे देखने नहीं देता है। क्या कर सकते हैं, हैंडसम भी है और उसके साथ एक ओमेगा भी है। हमारी किस्मत यहाँ कहाँ। चलो हम हमारे काम को करते हैं। यही सब बातें करते हुए गॉसिप करते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं जो कि गुस्से में खड़ा हुआ था, यानी कि उसके ऊपर उसका अल्फा हावी था और वो गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसके बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट को उस ओमेगा गर्ल ने डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि वो अपने ओमेगा के साथ स्पेंड करने वाला था। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वांग जी तभी अपने अल्फा के ऊपर अपना टेक ओवर करता है और वो बोलता है कि तुम क्या कर रही थी, तुम मुझ पर हावी कैसे हो सकते हो। ये सुनने के बाद उसका अल्फा मुंह बनाते हुए बोलता है कि क्या हो गया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है और तुम तो ऐसे बोल रही हो मुझे जैसे मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ये हाँ तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम क्या कर रहे थे और मुझे भी पता है। ये सुनने के बाद वो मुंह बनाते हुए बोलता है कि हाँ तो क्या हो गया, बस मैं थोड़ा सा टाइम जो स्पेंड कर रहा था। वांग जी गुस्से में बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, समझ आया तुम्हें। तो वो बोलता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, वो मेरा ओमेगा। वांग जी बोलता है चुप करो, वो बिल्कुल मेरा ओमेगा है, समझ आया तुम्हें। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता वांग जी का ओमेगा, वांग जी उसे ब्लॉक कर देता है। इससे वांग जी का ओमेगा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि वांग जी ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ, वो मेरा भी तो ओमेगा है। और हम देखते हैं वी जिंग को जो कि अपने रूम में था और वहीं बैठकर सोच रहा था कि अभी भी क्या हुआ। उसके चिक्स बर्न कर रहे थे, उसे याद आ रहा था कि किस तरह से वांग जी ने उसे टच किया था अब उसके नेक पर, जिसे याद करते ही वी जिंग की पूरी बॉडी शिवर कर जाती है। वी जिंग पूरी तरह से ब्लश कर रहा था, उसके चिक्स रेड हो चुकी थी, उसकी बॉडी बर्न कर रही थी। तभी अचानक से विंग को आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी डोर पर नॉक करते हुए बोलता है वी जिंग, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, तो तुम रूम में आकर अपने क्लॉथ को चेंज कर लेना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वीइंग वांग जी की वॉइस को सुनकर स्टिप पड़ जाता है और फिर वो डोर ओपन करके वॉशरूम में जाता है और वहीं बैठकर वो शावर को ऑन कर देता है और बात लेने लगता है। वीइंग की बॉडी पर पानी पड़ रहा था और वह सभी चीज़ें याद कर रहा था। याद करने के साथ साथ ही वीइंग की बॉडी हॉट होती जा रही थी। थोड़ी देर के बाद वीजिंग बात लेकर बाहर आता है और वो अच्छे से ड्रेसअप होता है। उसके बाद अपने क्लोथ को सेट करके वो अपने बालों की पोनीटेल बनाने लगता है। वहीं वांग जी रूम के अंदर आकर देखता है तो वीजिंग मिरर के सामने खड़ा होकर रेडी हो रहा था और वो अपनी बालों की पोनीटेल बना रहा था। ये देखकर वांग जी की फेस पर स्माइल आ जाती है